आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। पुस्तकालय सूचीकरण में टॉपिक है कैनन ऑफ कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग के उपसूत्र। इससे पहले हम कैटलॉगिंग के बेसिक नियम पढ़ चुके हैं। कैटलॉगिंग के बेसिक नियम जो बेसिक लॉ ऑफ कैटलॉगिंग है, उसमें हम बेसिक नियम और प्रिंसिपल ऑफ कैटलॉगिंग के सिद्धांत भी पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सूचीकरण के उपसूत्र। तो पहले हम उपसूत्र जान लेते हैं कि उपसूत्र है क्या। उपसूत्र मतलब होता है कि कोई नियम, कानून, अधिनियम, अभिनियम, मापदंड, इस प्रकार से। तो अंग्रेजी भाषा के शब्द कैनन से अंग्रेजी भाषा के शब्द कैनन के शब्द अर्थ को हिंदी भाषा में जानने का प्रयास करें तो उसका अर्थ होता है कानून, अधिनियम, मापदंड, अधिमत और उपसूत्र आदि। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने कैनन शब्द के लिए उपसूत्र शब्द का प्रयोग किया। उपसूत्र से तात्पर्य ऐसे सामान्य सिद्धांतों एवं मानकों से है जिनकी सहायता से निर्णय लेना संभव हो सके। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के पहले विशेषज्ञ हैं जिन्होंने सूचीकरण विधि को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, साइंटिफिक बेस प्रदान किया। सूचीकरण के आदर्शमूलक सिद्धांतों एवं उपसूत्रों का प्रतिपादन किया है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग 1938 में उपसूत्रों की आवश्यकता को स्पष्ट किया है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने सूचीकरण के लिए कुल 9 उपसूत्रों का प्रतिपादन किया है। सन 1938 में अपने प्रथम प्रयास के तहत डॉक्टर रंगनाथन ने कुल 6 उपसूत्रों का प्रतिपादन किया। अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग में किया था 1938 में। फिर 1955 में पुनः अपनी पुस्तक हेडिंग एंड कैनन में डॉक्टर रंगनाथन ने 2 अन्य उपसूत्र जोड़े। उनका प्रतिपादन तथा सूचीकरण के अंतिम एवं नवे उपसूत्रों का जिक्र उन्होंने लाइब्रेरी साइंस विद अ स्लैंट टू डॉक्यूमेंटेशन नामक पत्रिका के लेख में किया। पत्रिका को ही हम जर्नल भी कहते हैं। इस प्रकार कुल 9 उपसूत्रों का निर्माण हुआ, जो कि इस प्रकार हैं। तो कैनन ऑफ एसेटेनेबिलिटी, कैनन ऑफ प्रीपोटेंस, कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग, कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कैनन ऑफ परमानेंस, कैनन ऑफ करेंसी, कैनन ऑफ कंसिस्टेंस, कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू। तो हम इन सूत्रों को अब डिटेल से पढ़ते हैं, 9 उपसूत्रों को। जिन बच्चों के पास जो बी.लिब कर रहे हैं और उनके पास
कोई भी बुक पढ़ने के लिए नहीं है। यूट्यूब और ChatGPT और ChatGPT के बाद गूगल पर जो सर्च मटेरियल है उसमें बहुत सारे दिक्कतें हैं, क्योंकि डिटेल्स में वो बताते नहीं। इसलिए हम जो वीडियो डालते हैं, मैंने 2 किताबें खरीदी हैं। इनमें जो भी बीलेब का पाठ्यक्रम है उसमें से पूरा इन्हीं किताबों में से आता है। और जो छात्र किताबें नहीं खरीद सकते हैं या उन्हें पता नहीं है कि कौन सी किताबें खरीदें, तो मेरे इसी चैनल पर बीलेस एंड एमलेस क्लासेस का जो चैनल है, इसी पर यूनिट 1 से यूनिट 10 तक पूरे वीडियो डले हुए हैं, कुछ डल रहे हैं। 4 यूनिट तक तो कंप्लीट होने वाले हैं, इसके बाद भी डल रहे हैं। तो इससे आप बना सकते हैं नोट्स, और फिर नोट बनाकर यूनिट वाइज पढ़ सकते हैं। मैं पूरी यूनिट का सिलेबस इसी पर डाल दूँगी। जो यूनिटें हैं पूरी 10 बीलेब में पूरी यूनिटों का सिलेबस डाल दूँगी, और आप यूनिट वाइज नोट्स बना लीजिए ताकि आपको पाठ्यक्रम पढ़ने में कोई समस्या न आए। और जो छात्र UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, UGC नेट में तो सबको पता है कि डीपली पूछा जाता है, तो पहले हमें थ्योरी पढ़नी पड़ती है, फिर थ्योरी से ही क्वेश्चन बनते हैं, फिर भी कुछ प्रैक्टिस सेट भी लगाने होते हैं। तो पूरी यूनिट होने के बाद प्रैक्टिस सेट भी हम डालेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डालेंगे। तो आप अभी नोट बनाते जाइए और डिटेल पढ़ते जाइए। ये बीलेब में भी काम आएगी और UGC नेट में भी काम आएगी। तो हम पढ़ते हैं निर्धारिता का उपसूत्र, कैनन ऑफ एसर्टेनेबिलिटी। निर्धारिता सुनिश्चितता का उपसूत्र यह निर्देश देता है कि किसी भी प्रलेख के सूचीकरण के समय जो वाडगम्य बिब्लियोग्राफिक विवरण है के लिए मुख्य तथा मुख्य पृष्ठ के पश्च पृष्ठ पर अंकित सूचनाएं जैसे शीर्षक, उपशीर्षक, लेखक के नाम, पद, जन्म, मृत्यु, वास्तविक नाम, क्रमांक, अंक, संस्करण इत्यादि को आधार बनाया जाना चाहिए। इसमें देखिए जो निर्धारिता का उपसूत्र है, कैनन ऑफ एसर्टेनेबिलिटी, जो निर्धारित होना चाहिए शीर्षक, उपशीर्षक, लेखक के नाम, पद, जन्म, मृत्यु, वास्तविक नाम, क्रमांक, अंक, संस्करण, एडिशन को आधार बनाया जाता है। ये नियम है सूचीकरण का। जब भी हम सूचीकरण करते हैं पहले इन्हीं चीज़ों को देखा जाता है। एक बुक में कोई सी भी बुक उठाएं, पहले इन्हीं चीज़ों को देखा जाता है कि उसका शीर्षक क्या है, उपशीर्षक क्या है, लेखक का नाम क्या है, पद क्या है, जन्म, मृत्यु, वास्तविक नाम, क्रमांक, अंक, संस्करण इत्यादि को आधार बनाया जाता है। इसके बाद आता है प्रबलता का उपसूत्र, कैनन ऑफ प्रीपोटेंस। प्रबलता का उपसूत्र सूची प्रविष्टियों के व्यवस्थापन से संबंधित। प्रबलता का उपसूत्र यह निर्देशित करता है कि सूची संहिता के निर्माताओं को अनेक शब्दों से निर्मित शीर्षकों में प्रविष्टियों
हेतु प्रथम पद उस शब्द को चुनना चाहिए जो प्रविष्टि में आए अन्य एंट्री में आए अन्य शब्दों की अपेक्षा बहुसंख्यक हों तथा प्रविष्टि एंट्री के प्रथम पद को बड़े अक्षरों में या गहरी स्याही से लिखना चाहिए। प्रबलता का उपसूत्र कैनन ऑफ प्रेपोटेंस कहता है कि जो एंट्री हैं उनका व्यवस्थापन से संबंधित है। प्रबलता का उपसूत्र यह निर्देश देता है कि जो सूची संहिता के निर्माता हैं अनेक शब्दों में निर्मित शीर्षकों में एंट्री जो होती हैं प्रथम पद उस पद को चुनना चाहिए जो एंट्री में आए अन्य शब्दों की अपेक्षा बहुसंख्यक हों तथा एंट्री के प्रथम पद को बड़े अक्षरों में या गहरी स्याही से लिखना चाहिए। इसके बाद अगला नियम है व्यष्टीकरण का उपसूत्र कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। व्यष्टीकरण का उपसूत्र यह निर्देश देता है कि मुख्य प्रविष्टि एवं सहायक प्रविष्टियों के शीर्षकों के रूप में जिस नाम का चयन किया जा रहा है वह नाम चाहे किसी व्यक्ति, समष्टि, निकाय, भौगोलिक सत्ता, प्रलेख, विषय, ग्रंथमाला अथवा भाषा का हो, उसमें समुचित एवं पर्याप्त मात्रा में विशिष्टता मूलक तत्वों का प्रयोग करके ऐसा बना देना चाहिए कि वह मात्र केवल एक ही वस्तु या सत्ता की ओर निर्दिष्ट करे। अन्यथा पुस्तकालय सूची में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जो सूची की उपयोगिता एवं प्रभावशीलता को नष्ट कर देगी। इसमें जो स्थायित्व का सूत्र है जो व्यष्टीकरण का सूत्र है वो निर्देश देता है कि जो मेन एंट्री है और एडेड एंट्री है के शीर्षक के रूप में जिस नाम का प्रयोग टाइटल है, टाइटल का चयन किया जा रहा है वह नाम चाहे किसी व्यक्ति का हो, समष्टि, निकाय का हो, भौगोलिक सत्ता का हो, किसी का भी हो, इसमें समुचित पर्याप्त मात्रा में स्पेशलिटी, विशिष्टता मूलक तत्वों का प्रयोग करके ऐसा बना देना चाहिए कि वह मात्र केवल एक ही वस्तु अथवा सत्ता की ओर निर्दिष्ट करे। अन्यथा पुस्तकालय की जो सूची है उसमें भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी जो सूची की उपयोगिता एवं प्रभावशीलता को नष्ट कर देगी। इसके बाद अगला उपसूत्र है वांछित शीर्षक का उपसूत्र कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग। वांछित शीर्षक का उपसूत्र यह निर्देश देता है कि जो मेन एंट्री है और एडेड एंट्री है के शीर्षक अनुच्छेद शीर्षक आर्टिकल है टाइटल सेक्शन है उसके लिए ऐसे शीर्षक का चयन किया जाना चाहिए जिससे अधिकांश पाठक के उसी शीर्षक से मांग या खोज की संभावना हो। अर्थात
मतलब इसमें कहा गया है कि जो टाइटल सेक्शन में शीर्षक का चयन किया जाता है उसमें ऐसे शीर्षक का चयन होना चाहिए जिससे जो अत्यधिक पाठक हैं उसी शीर्षक से मांग या खोज की संभावना हो, अर्थात जिसे उस पुस्तक विशेष की सूचना अथवा विवरण जानने हेतु पाठक एवं पुस्तकालय कर्मचारी दोनों ही उसी शीर्षक से पुस्तक को ढूंढें अथवा मांग करें। इसी कारण से लेखकों को उसके कुल नाम से प्रविष्टियों के निर्माण में जगह देने का प्रावधान किया गया है, क्योंकि वे कुल नाम से ही ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं। तो इसमें शीर्षक के बारे में जो टाइटल सेक्शन है उसके बारे में बात की गई है कि टाइटल की जो हेडिंग लेंगे हमें ऐसी हेडिंग लेना चाहिए जिसका अत्यधिक पाठक मांग करें। इसके बाद आता है प्रसंग का उपसूत्र, कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट पुस्तकालय प्रलेखों के आकार, प्रकार, सेवाओं, उपयोक्ताओं की मांग और उपयोक्ताओं के प्रकार में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। यह सूत्र निर्देशित करता है कि समय अनुसार सूचीकरण प्रक्रिया में भी उसके अनुरूप बदलाव होने चाहिए। प्रसंग का उपसूत्र यह निर्देशित करता है कि किसी भी सूची संहिता के नियम एवं प्रावधान में पुस्तकों के प्रकाशन की प्रचलित विधियाँ, सूचीकरण की विशेषताएं, पुस्तकालय के कार्य, सेवा, उद्देश्य एवं प्रकृति, संदर्भ सूचियों एवं समसामयिकों आदि प्रसंगों या संदर्भ का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए, जिससे समय एवं परिस्थिति के अनुसार सूची संहिता के नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन किया जा सके। यही प्रसंग का उपसूत्र कहता है। प्रसंग पुस्तकालय प्रलेखों के आकार मतलब साइज, सेवाओं, उपयोक्ताओं की मांग, उपयोक्ताओं के प्रकार समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। यह सूत्र निर्देश करता है कि समय के अनुसार बदलाव करना चाहिए। सूचीकरण प्रक्रिया में प्रसंग का उपसूत्र निर्देश देता है कि किसी भी सूची संहिता के नियम, प्रावधान के प्रकाशन की प्रचलित विधियाँ, सूचीकरण की विशेषताओं, पुस्तकालय के कार्य, सेवा, उद्देश्य एवं प्रकृति, संदर्भ सूचियों एवं समसामयिकों आदि प्रसंगों या संदर्भ का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए, जिससे समय एवं परिस्थिति के अनुसार सूची संहिता के नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन किया जा सके। इसके बाद है स्थायित्व का उपसूत्र, कैनन ऑफ परमानेंस। स्थायित्व का उपसूत्र सूची प्रविष्टि के शीर्षक, हेडिंग को स्थायी बनाए रखने से संबंधित है। यह उपसूत्र सूचीकार को किसी प्रविष्टि के सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं, विशेष रूप से शीर्षक को स्थायी रखने हेतु निर्देशित करता है, परंतु कभी-कभी कुछ लेखकों, संस्थाओं इत्यादि द्वारा अपने नाम में परिवर्तन कर लिया जाता है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में इस उपसूत्र के निर्देशों का पालन करना कठिन हो जाता है। अतः इस संदर्भ में स्थायित्व का उपसूत्र कहता है कि कभी-कभी जब जिस नाम से सूची पब्लिश होती है उसका नाम
नहीं रहता है और दूसरा नाम बदल कर रख लिया जाता है तो स्थायित्व उपसूत्र का उल्लंघन होता है। अतः इस संदर्भ में रंगनाथन का सुझाव है कि किसी भी ग्रंथ की एंट्री निर्मित करते समय सूचीकार को वही नाम की प्रविष्टि के रूप में अपनाना चाहिए जो वर्णित किया गया है, और यदि भविष्य में यह नाम परिवर्तन हो जाए तो एंट्री के शीर्षक में परिवर्तन के बजाय परिवर्तित नाम से एक नामांतर निर्देशी प्रविष्टि मतलब क्रॉस रेफरेंस एंट्री क्रॉस में एंट्री निर्मित कर लेनी चाहिए। इसके बाद अगला है 7वां सूत्र, प्रचलन का उपसूत्र। कैनन ऑफ करेंसी। प्रचलन का उपसूत्र यह निर्देशित करता है कि किसी सूची के प्रविष्टि में प्रयुक्त किया गया पद प्रचलित होना चाहिए जिससे पाठकों को समझने में सुविधा हो, क्योंकि कई बार समय अनुसार शब्दों एवं विषयों में परिवर्तन होते रहते हैं। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि परिवर्तित शब्द या विषय को प्रविष्टि पद में भी परिवर्तित कर दिया जाए। कुछ विषयों के नाम समय के साथ साथ परिवर्तित हुए हैं, जैसे पुस्तकालय विज्ञान के प्रलेखन और सूचना विज्ञान के रूप में परिवर्तन, और भविष्य में भी अनेक विषयों में नामों में परिवर्तन की संभावना सदैव बनी रहती है। अतः इस उपसूत्र के अनुसार यह अत्यंत आवश्यक है कि विषयों तथा उनके नामों के प्रत्येक परिवर्तन पर सदैव ध्यान दिया जाना चाहिए और नामों के परिवर्तन की स्थिति में विषय प्रविष्टि के शीर्षक में सुधार कर लिया जाना चाहिए। इसके बाद है संगति का उपसूत्र, कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी। संगति का उपसूत्र यह निर्देशित करता है कि किसी सूची संहिता के नियम एवं उसके प्रावधानों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि किसी प्रलेख की सभी एडेड एंट्री प्रलेखों की मेन एंट्री से संगति रखती हैं। इसके साथ ही समस्त प्रलेखों की मुख्य प्रविष्टि भी आपस में संगति रखती हो। दूसरे शब्दों में इस उपसूत्र के अनुसार किसी पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों की प्रविष्टि में कुछ अनिवार्य विशेषता जैसे शीर्षक, अनुच्छेद, टाइटल, सेक्शन और अन्य सेक्शन के लिए चयनित सूचनाओं के प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, टाइटल, शीर्षक, लेखन शैली में संगतता एवं एकरूपता का सामंजस्य होना चाहिए। इसके बाद है पुनः स्मरण का उपसूत्र। 9वां है पुनः स्मरण का उपसूत्र, कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू। रंगनाथन ने सामान्य पाठकों की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं एवं मानव मस्तिष्क की स्मरण क्षमता को ध्यान में रखते हुए सन 1969 में कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू का प्रतिपादन किया। यह उपसूत्र निर्देशित करता है कि किसी व्यक्ति, समष्टि, निकाय, शीर्षक अथवा सीरीज के बहुशाब्दिक नाम से केवल उसी शब्द या शब्द समूह को प्रविष्टि पद के रूप में चयनित करना चाहिए जिससे मानव मस्तिष्क द्वारा पुनः याद आने का गुण सर्वाधिक रूप से विद्यमान हो। तो आज उपसूत्र यहीं खत्म होते हैं। सूचीकरण के आगे की क्लास में हम सूचीकरण के कोड पढ़ेंगे। कितने कोड हैं सूचीकरण के।
तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।